नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुबह 9 बजे की खबरों के साथ। मैं हूं प्रीति और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। जम्मू कश्मीर में मुफ्ती मोहम्मद सईद ने संभाला पदभार। बीजेपी पीडीपी का न्यूनतम साझा कार्यक्रम जारी। धारा 370 पर यथास्थिति, आफ्सपा की होगी समीक्षा। दिल्ली, गुजरात के बाद आज कई और राज्यों में कांग्रेस में संगठनात्मक बदलाव मुमकिन। युवाओं को मिलेगी तरजीह। ए के एंटनी और श्री प्रकाश जायसवाल ने किया राहुल गांधी का बचाव। काले धन के खुलासे का मिलेगा आखिरी मौका। वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने कहा, समय रहते ब्यौरा देने वाले बच सकते हैं सजा से। उत्तर भारत में पिछले 36 घंटों से लगातार बारिश, फसलों को भारी नुकसान। स्वाइन फ्लू का भी बढ़ा खतरा। और रूस में विपक्षी नेता बोरिस नेमत्सोव की हत्या के खिलाफ प्रदर्शन। अमेरिका समेत कई देशों ने की निंदा। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की बढ़ी मुश्किलें। शुरुआत जम्मू कश्मीर की खबर के साथ, जिसे आखिरकार सरकार मिल ही गई है। मुफ्ती मोहम्मद सईद ने रविवार को जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। जम्मू में राज्यपाल एन एन वोहरा ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। उनके साथ 24 मंत्रियों को भी शपथ दिलाई गई है। करीब 9 साल बाद मुफ्ती मोहम्मद सईद ने एक बार फिर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री का पदभार संभाला। 79 साल के सईद के साथ उनके 24 और मंत्रियों को भी शपथ दिलाई गई, जिसमें पीडीपी के 13 और बीजेपी के कोटे से 12 मंत्री शामिल हैं। बीजेपी के निर्मल सिंह को उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। शपथ लेने वालों में सज्जाद गनी लोन भी शामिल हैं। पद संभालने के बाद मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद ने कहा कि उनकी प्राथमिकता सूबे में शांति बहाली होगी। साथ ही उन्होंने अलगाववादियों को मुख्य धारा में लाने पर भी जोर दिया। इसी तरह से मैं लोगों का हूँ, जब मैं कहता हूँ हुर्रियत को, सेपरेटिस्ट को भी ऑन बोर्ड ले लीजिए। दे हैव ए व्यू पॉइंट, एड्रेस टू देम, एंगेज देम। जो मेरे मेन स्ट्रीम के लोग हैं उनको भी इकट्ठे वी हैव टू बिकम इनक्लूसिव। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, बीजेपी महासचिव राम माधव और पार्टी अध्यक्ष अमित शाह भी मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। जम्मू कश्मीर में गठबंधन सरकार बनाने के लिए बीजेपी पीडीपी अनुच्छेद 370 और आफ्सपा जैसे मुद्दों पर रास्ता तलाशने में कामयाब रहे हैं। न्यूनतम साझा कार्यक्रम के तहत बीजेपी जहां धारा 370 पर यथास्थिति बनाए रखने पर सहमत हुई, वहीं आफ्सपा पर पीडीपी को समझौता करना पड़ा है। जम्मू कश्मीर में शपथ ग्रहण समारोह के बाद बीजेपी पीडीपी ने अपना न्यूनतम साझा कार्यक्रम जारी किया। दोनों पार्टियों ने महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपने पहले के रुख से पीछे हटते हुए जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा जारी रखने का फैसला किया। सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून पर अंतिम फैसले के लिए अशांत क्षेत्रों में स्थिति की समीक्षा की जाएगी। न्यूनतम साझा कार्यक्रम में राज्य में शांति बहाली पर जोर दिया गया है। 16 पेज के दस्तावेज में कहा गया है कि राज्य का विकास दोनों पार्टियों की प्राथमिकता है। साथ ही सरकार पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से 1947, 1965 और 1971 के दौरान आए शरणार्थियों के पुनर्वास पर भी काम करेगी। हम इसको परसेप्शन को चेंज करेंगे और अस्पा को हटाना होगा, हट जाएगा। बट दिस इज नॉट द मेन इश्यू। इस वक्त आपको एनवायरनमेंट बनाने की जरूरत है। इट इज डियर, हमारी अंडरस्टैंडिंग है, इसको हम कर लेंगे। हमने एक दूसरे की जो सेंसिटिविटीज हैं, जो स्टैंड है, उसको रिस्पेक्ट करते हुए जिस प्रकार का मैंडेट है, हमने उस प्रकार का जो है कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया है और सरकार अच्छी चलाने का संकल्प लिया। वहीं कांग्रेस समेत दूसरी विपक्षी पार्टियों ने इस गठबंधन को अवसरवादी करार दिया है। मैं तो कहूँगा कि अवसरवादिता की पराकाष्ठा है। 36 को 63 बनाने की कोशिश की गई है, वादों का गला घोटा गया है। जम्मू कश्मीर में हाल के चुनाव में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला था, जिसके बाद राज्य में अनिश्चितता की स्थिति बनी हुई थी। राज्य में पीडीपी को जहां 28 सीटें मिली, वहीं बीजेपी को 25 सीटें हासिल हुईं। दोनों पार्टियों के बीच लंबी चली बातचीत के बाद न्यूनतम साझा कार्यक्रम पर सहमति बनी,
जिसके बाद राज्य में सरकार बनाने का रास्ता साफ हो सका। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के बचाव में ए.के. एंटनी और श्री प्रकाश जायसवाल भी खुलकर सामने आ गए हैं। दोनों नेताओं का कहना है कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस और मजबूत होगी। इस बीच दिल्ली और गुजरात के बाद कई दूसरे राज्यों में भी पार्टी संगठन में आज कई बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। कांग्रेस में आज कई बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। लोकसभा और उसके बाद कई राज्यों में कांग्रेस को मिली हार के बाद होने वाले ये बदलाव काफी अहम माने जा रहे हैं। इस बदलाव में कई युवा चेहरों को जगह मिल सकती है। दिल्ली की कमान अरविंदर सिंह लवली से लेकर अजय माकन को दे दी गई है। वहीं गुजरात में अर्जुन मोटवाडिया की जगह भरत सिंह सोलंकी को प्रदेश की कमान सौंपी गई है। पीटीआई के हवाले से खबर है कि महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा और तेलंगाना में भी जल्द बदलाव किए जा सकते हैं। पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह के करीबी लाल सिंह का नाम सबसे आगे है। वहां प्रताप सिंह बाजवा को बदला जा सकता है। महाराष्ट्र में प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण और मुकुल वासनिक में से किसी को दी जा सकती है। वहीं कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के बचाव में अब वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी भी खुलकर सामने आ गए हैं। तिरुवनंतपुरम में उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की वापसी के बाद पार्टी और मजबूत होकर उभरेगी। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी अपनी वापसी के बाद पार्टी को और कुशल नेतृत्व प्रदान करेंगे। कांग्रेस के एक और नेता श्री प्रकाश जायसवाल भी राहुल गांधी के बचाव में खुलकर सामने आए हैं। राहुल जी हमारे नेता हैं। जिस व्यक्ति ने राहुल जी से इस्तीफा मांगा है वो व्यक्ति को मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता मानने को तैयार नहीं हूं और मैं उसका जबरदस्त विरोध करता हूं। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कुछ हालिया घटनाओं और पार्टी की भावी रणनीति पर चिंतन के लिए कुछ हफ्तों की छुट्टी ले रखी है। राहुल गांधी की ओर से छुट्टी का ये फैसला ऐसे वक्त आया जब संसद का बजट सत्र शुरू हो गया है। कांग्रेस ने उनके नेतृत्व में जमीन अधिग्रहण अध्यादेश सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दे संसद में उठाने का फैसला किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। वहीं दिल्ली के चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज करने वाली आम आदमी पार्टी में अंदरूनी कलह की खबरें आ रही हैं। पार्टी के आंतरिक लोकपाल एडमिरल रामदास ने दल के भीतर ही लोकतंत्र पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। हालांकि पार्टी किसी भी विवाद को सिरे से खारिज कर रही है। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सत्ता संभाले अभी महीना भर भी नहीं बीता और पार्टी की आंतरिक कलह सामने आने लगी है। खबर है कि पार्टी के वरिष्ठ नेता योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण को राजनीतिक मामलों की समिति से बाहर निकाला जा रहा है। हालांकि जब सच्चाई के बारे में योगेंद्र यादव से पूछा गया तो वो बड़ी आसानी से टाल गए कि हमारे बारे में कोई अच्छी खबर चले न चले, हमारे मतभेद की खबर बहुत अच्छे से चलती है, तो चलिए किसी बहाने खबर तो चलती है। फिलहाल पार्टी के कई नेता राजनीतिक सलाहकार समिति में बदलाव से इनकार नहीं कर रहे हैं। अब हमारे जो नए प्रश्न हैं, नई चुनौतियां हैं, उनके लिए पीएसी को भी विस्तृत करने की तो जरूरत पहले से ही थी, क्योंकि इसमें ज्यादातर लोग उत्तर भारत के हैं, दक्षिण भारत का कोई नहीं है, पश्चिमी भारत के लोग नहीं हैं, पूर्वी भारत के नहीं हैं, तो वो तो होना स्वाभाविक था, लेकिन हम इसको उचित समय में करना चाहते थे और वो उचित समय आ गया है। दरअसल योगेंद्र यादव से पार्टी का एक धड़ा पहले से ही नाराज चल रहा है। दिल्ली चुनाव के पहले भी योगेंद्र यादव से नाराजगी को लेकर खबरें सामने आ चुकी हैं। दूसरी तरफ एडमिरल रामदास की चिट्ठी से भी आम आदमी पार्टी में असंतोष के संकेत मिल रहे हैं। उनकी चिट्ठी में पार्टी में बड़े बदलावों पर जोर दिया गया है। नवविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइबर सुरक्षा को लेकर बढ़ती चिंता पर भारतीय आईटी इंडस्ट्री को काम करने की नसीहत दी। नासकॉम के एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी आईटी पेशेवर इसका समाधान खोजकर दुनिया को चैन की नींद सोने में मदद कर सकते हैं। साइबर सुरक्षा को बड़ा बाजार बताते हुए प्रधानमंत्री ने नासकॉम को एक कार्यबल गठित करने का सुझाव भी दिया है। दिल्ली में आईटी कंपनियों के संगठन नासकॉम के एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि साइबर सुरक्षा को सुनिश्चित करना दुनिया के लिए बड़ी चुनौती है। उन्होंने माना कि भारतीय आईटी इंडस्ट्री में इस चुनौती का तोड़ निकालने की क्षमता है। प्रधानमंत्री ने युवाओं से साइबर सुरक्षा समाधान के लिए आगे बढ़कर काम करने की अपील की। सारी दुनिया परेशान है साइबर सिक्योरिटी को लेकर के। क्या मेरा हिंदुस्तान का नौजवान
दुनिया को चैन की नींद सोने के लिए, साइबर सिक्योरिटी के लिए फुल प्रूफ इनोवेशंस लेकर के आ सकता है क्या? बहुत बड़ा मार्केट होगा, आप लिख करके रखिए। देख, प्रधानमंत्री ने माना कि भ्रष्टाचार को मिटाने में सूचना प्रौद्योगिकी का बड़ा योगदान है। उन्होंने कहा कि 146 अरब डॉलर के भारतीय आईटी उद्योग की वजह से भारत के प्रति विश्व का नजरिया बदला है। प्रधानमंत्री ने साइबर सुरक्षा के अलावा ऐप और क्लाउड जैसे नए क्षेत्रों पर काम करने की नसीहत दी। आईटी के कारण पूरी दुनिया को भारत की तरफ देखने का रवैया बदलना पड़ा। आईटी जानकार भी मानते हैं कि साइबर सुरक्षा की दिशा में और काम करने की जरूरत है और भारत में इसकी अपार संभावनाएं हैं। दुनिया भर में सबसे ज्यादा स्पैम प्रोड्यूसिंग कोई राष्ट्र है तो वो भारत है। भारत पहले नंबर पर आता है। आवश्यकता है कि हर एक सेक्टर में हम साइबर सिक्योरिटी को फोकस दें, आइडेंटिफाई करें और भारत को सीख लेनी होगी इतिहास से कि जो कुछ इस्टोनिया में सन 2007 में हुआ था वो भारतवर्ष में ना हुए। प्रधानमंत्री कार्यालय को मोबाइल के जरिए जनता के साथ जोड़ा जाएगा। नरेंद्र मोदी ने कहा कि पीएमओ मोबाइल ऐप के लिए विचार आमंत्रित करने के लिए प्रतिस्पर्धा शुरू की जाएगी। प्रधानमंत्री ने आईटी जगत को देश की विरासत को उकरते हुए आभासी संग्रहालय बनाकर पर्यटन को बढ़ावा देने की भी सलाह दी। उन्होंने आईटी दिग्गजों से स्कूलों के लिए ई पुस्तकालय तैयार करने में योगदान देने को भी कहा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और खबरें लगातार जारी है। हम लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। राज्यसभा टेलीविजन की खास श्रृंखला महामहिम राज्यपाल में आपका स्वागत है। आज हमारे दिव्य देश में प्रजातंत्र सुखदायी, प्रजातंत्र का काम प्रजा की होती रहे भलाई। तो प्रजातंत्र के माध्यम से सत्ता में आने के बाद प्रजा की भलाई के बारे में कौन सोचता है? मेरा जीवन विरोधाभास से भरा रहा है। जो मैंने सोचा था वो हुआ नहीं और जो नहीं सोचा था वो हुआ। महामहिम राज्यपाल में इस बार हरियाणा के राज्यपाल कप्तान सिंह सोलंकी से मुलाकात सिर्फ राज्यसभा टेलीविजन पर। कला की दुनिया से जुड़े ताबिंदा सितारे, उनका संघर्ष, उनकी खुशियां, उनके गम। हमें अपने जड़ों से जुड़ना है। सियात का होना खुदा के बराबर है। क्रिएटिविटी का जज्बा आपके शरीर में चलता है, मुझे लगता है। मैंने कहा अम्मा जो भी दाल रोटियों की खाऊंगा पर मैं रियाज करूंगा। हर मुलाकात का अंजाम जुदाई है। उनकी कामयाबियों और उनकी जिंदगी की तस्वीर है प्रोग्राम शख्सियत। थोड़ा मिले इज्जत का मिले। ये पूजा है, ये एक इबादत है। खाने के लिए भी सीखना पड़ता है। रास्ते पे पड़े हैं कीटाणु की तरह लाइक एन इंसेक्ट। मिलिए हर हफ्ते एक नई हस्ती से सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। विदेश वार्ताएं या फिर यात्राएं, इराक संकट से जुड़ी खबरों से उधर अगवा की गई भारतीय जहां भी है अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, हर जगह है राज्यसभा टीवी की टीम। भारतीय टेलीविजन का एक चमकदार चेहरा, राज्यसभा टीवी। साल दर साल देश ने देखा पहली बार राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव, 18 विधानसभाओं और लोकसभा का चुनाव, शानदार और निष्पक्ष कवरेज। सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। सरकारी दावों के बावजूद स्वाइन फ्लू का असर थम नहीं रहा है। देश भर में 34 और लोगों के मारे जाने के साथ ही मरने वालों की तादाद 1075 हो गई है। स्वाइन फ्लू से पीड़ित लोगों का आंकड़ा 20,000 तक पहुंच गया है।
अब तो स्वाइन फ्लू की चपेट में आम आदमी के साथ साथ बड़े लोग भी आ रहे हैं। मौसम के बदले मिजाज ने स्वाइन फ्लू के खतरे को और बढ़ा दिया है। स्वाइन फ्लू का असर कम होने की बजाय बढ़ता जा रहा है। आम आदमी के साथ साथ अब बड़े और खास लोग भी स्वाइन फ्लू की चपेट में आने लगे हैं। ताजा मामला बॉलीवुड अदाकारा सोनम कपूर का है। गुजरात के राजकोट में सोनम कपूर स्वाइन फ्लू से संक्रमित हो गईं और उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। हालत में थोड़ा सुधार होने के बाद उन्हें मुंबई के अस्पताल में शिफ्ट कराया गया। कल शाम से बुखार और गले में दर्द था, उसके लिए आज सुबह ये स्टर्लिंग हॉस्पिटल में एडमिट किया, जहाँ पे जो एक्सपर्ट डॉक्टर ने जाके पहचान की और उनका ट्रीटमेंट किया और आज उनका स्वाइन फ्लू पॉजिटिव हुए। उसकी अभी कंडीशन भी स्टेबल है। देश में अब तक 1075 लोग स्वाइन फ्लू से अपनी जान गंवा चुके हैं। H1N1 वायरस से इस साल अब तक करीब 20,000 लोग संक्रमित हो चुके हैं। इस मर्ज से गुजरात में 265 लोग, राजस्थान में 261, मध्य प्रदेश में 153 और महाराष्ट्र में 143 लोग जान गंवा चुके हैं। वहीं तेलंगाना में 57 और पंजाब में 42 लोगों की मौत हो चुकी है। संक्रमित लोगों की बात करें तो गुजरात में ये संख्या करीब 4,500 और राजस्थान में 5,500 है। स्वाइन फ्लू से दिल्ली में अब तक 10 लोग जान गंवा चुके हैं। कर्नाटक में 46, हरियाणा में 21, आंध्र प्रदेश में 12, हिमाचल प्रदेश में 8 और जम्मू कश्मीर और केरल में 7 लोग स्वाइन फ्लू से अपनी जान गंवा चुके हैं। पिछले 2 दिनों से हो रही बारिश से उत्तर भारत में ठंड बढ़ गई है। मौसम के इस बदले मिजाज से स्वाइन फ्लू का खतरा बढ़ने की आशंका है। महाराष्ट्र में हालत की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सभी अस्पतालों से संक्रमित लोगों को मुफ्त में इलाज मुहैया कराने का निर्देश दिया है। पिछले दिनों गुजरात विधानसभा के अध्यक्ष गणपत वसावा भी स्वाइन फ्लू से पीड़ित हो चुके हैं। गुजरात के स्वास्थ्य मंत्री शंकर चौधरी भी स्वाइन फ्लू से संक्रमित हो गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। दिल्ली सहित उत्तर भारत में पिछले 36 घंटे से जारी भारी बारिश ने सामान्य जनजीवन पर खासा असर डाला है। दिल्ली में रविवार को 8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। बारिश के चलते ठंड फिर लौट आई है। दिल्ली में सुबह का तापमान 17.6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। बारिश का यही आलम पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में भी है। बेमौसम बरसात से रबी की फसलों को काफी नुकसान होने का अंदेशा है। दूसरी तरफ पूरे देश में स्वाइन फ्लू का खतरा मंडरा रहा है। जानकारों के मुताबिक ठंड बढ़ने से इस विषाणु की सक्रियता और बढ़ सकती है। मौसम विभाग का कहना है कि बारिश का ये दौर मंगलवार तक जारी रह सकता है। विदेशों में काला धन जमा करने वालों को सरकार एक आखिरी मौका दे सकती है। वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति विदेशों में जमा काले धन का ब्यौरा दे देता है तो वो जेल जाने से बच सकता है। बजट में प्रस्ताव है कि अगर कोई व्यक्ति विदेशों में जमा धन का ब्यौरा नहीं देता है तो उसे 7 साल की कैद होगी, जबकि विदेशों में काला धन जमा करने और टैक्स की चोरी के मामले में 10 साल की कैद का प्रावधान है। सरकार ने दोषियों को माफी दिए जाने की संभावना से साफ इनकार किया है। जगमोहन डालमिया का 1 दशक से ज्यादा समय बाद फिर से बीसीसीआई अध्यक्ष बनना तय है। इस पद के लिए नामांकन के आखिरी दिन रविवार को सिर्फ डालमिया का ही नामांकन हो सका। आज बीसीसीआई की सालाना आम बैठक होनी है, जिसमें 3 उपाध्यक्षों का भी निर्विरोध चुना जाना तय है। सचिव, संयुक्त सचिव और कोषाध्यक्ष पद के लिए भी चुनाव होंगे। सचिव पद के लिए संजय पटेल को हिमाचल प्रदेश क्रिकेट संघ के अनुराग ठाकुर से चुनौती मिलेगी, तो संयुक्त सचिव पद पर अमिताभ चौधरी और चेतन देसाई के बीच मुकाबला है। कोषाध्यक्ष पद पर अनिरुद्ध चौधरी और राजीव शुक्ला के बीच टक्कर है। कुछ अहम अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर नजर डालते हैं। रूस के पूर्व उप प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आलोचक बोरिस नेमत्सेव की हत्या के बाद रूस में खासा रोष है। पुतिन की तीखी आलोचना करने वाले बोरिस को कल अंतिम विदाई दी गई। लाखों की तादाद में लोगों ने सड़कों पर उतरकर बोरिस को श्रद्धांजलि दी। बोरिस की शुक्रवार को रूस के एक रेस्टोरेंट से घर जाते वक्त अज्ञात हमलावरों ने हत्या कर दी थी। रूस में विपक्षी नेता बोरिस नेमत्सोव की हत्या की दुनिया ने एक सुर में निंदा की है, जिससे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मुश्किलें बढ़ने लगी हैं। बोरिस को पुतिन के बड़े आलोचकों में गिना जाता था। हत्या से पहले अपने आखिरी इंटरव्यू में भी बोरिस ने पुतिन की कार्यप्रणाली को लेकर कई सवाल उठाए थे। उन्होंने यूक्रेन संकट के लिए सीधे तौर पर पुतिन को ही जिम्मेदार बताया था।
Кстати, ведь главный вопрос, который задают нам такой: господа, вот вы идете на марш, и мы придем, да хорошо, раз вы считаете нужным, а что изменится? Ответ: если будет очень много народу, то изменится. बोरिस की हत्या की पूर्व प्रधानमंत्री मिखाइल कसियानोव ने भी निंदा की है। Произошло, конечно, это вообще невозможно себе вообразить, еще было 2 дня назад. Невозможно было представить, что в 21 веке बोरिस की हत्या से रूस में खासा रोष है। रविवार को लोगों ने भारी संख्या में सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किए। Протестую против войны, против братоубийственной войны и против режима Путина. यूक्रेन संकट में पुतिन की भूमिका को लेकर रूस में ही उनकी आलोचना होने लगी है। इस विवाद के चलते रूस पर कई तरह के प्रतिबंध लग गए हैं, जिससे उसकी अर्थव्यवस्था प्रभावित होने लगी है और लोगों में रोष बढ़ने लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और आज भारत कोकिला सरोजिनी नायडू की पुण्यतिथि है। बहुमुखी प्रतिभा की धनी सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल थीं। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आइए याद करते हैं सरोजिनी नायडू को। Mr. Chairman, the manner of your calling me is not constitutional. It is British. It reminds me of some lines of a Kashmiri poet who said, "Bulbul ko gul mubarak, gul ko chaman mubarak, rangeen tabiyaton ko range sukhan mubarak." सरोजिनी नायडू सदन में अपनी उपस्थिति से ही माहौल को खुशनुमा बना देती थीं। गोखले से लेकर नेहरू तक के साथ बेहतर सामंजस्य बनाने वाली नायडू वास्तव में कई मौकों पर बड़े नेताओं के बीच पुल का काम करती थीं। हैदराबाद में जन्मी सरोजिनी ने अपनी ज्यादातर पढ़ाई घर के बाहर ही रहकर की। साहित्य और संस्कृति में उनकी गहरी रुचि थी। 1947 में मीरा फिल्म की लॉन्चिंग के समय उन्होंने बहुत ही रोचक तरीके से गायिका सुब्बलक्ष्मी का परिचय कराया था। I commend Subbulakshmi of the South to the people of the North. She is presenting the Hindi version of her Tamil film Meera. नायडू ने 1915 से 1918 तक पूरे भारत का भ्रमण किया और उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन में वो गांधी जी के साथ विश्वसनीय सहायक बनी। यहीं से उनके होम रूल आंदोलन ने जन्म लिया। सरोजिनी नायडू ने गांधी जी के अनेक सत्याग्रहों में भाग लिया और भारत छोड़ो आंदोलन में जेल भी गईं। नायडू ने 1925 में कानपुर कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की। वे उत्तर प्रदेश की गवर्नर बनने वाली पहली महिला थीं। वे भारत कोकिला के नाम से जानी गईं। नेहरू के चुनाव जीतने के बाद उन्हें लिखे एक पत्र में सरोजिनी नायडू ने एक तरह से भारत के वर्तमान और भविष्य को एक साथ रेखांकित कर दिया था। चुनाव के बाद जब तुम्हारा भव्य अभिनंदन किया जा रहा था तो तुम्हारे चेहरे को देखते हुए मुझे लगा मानो मैं एक साथ ही राज तिलक और सूली का दृश्य देख रही हूँ। वास्तव में कुछ परिस्थितियों और कुछ अवस्थाओं में ये दोनों एक दूसरे से अभिन्न हैं और लगभग पर्यायवाची हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और कान्हा की नगरी मथुरा में होली की धूम मची हुई है। विश्व प्रसिद्ध द्वारकाधीश मंदिर में श्रद्धालु होली की मस्ती में सराबोर नजर आ रहे हैं और पूरी तरह से होली के रंगों में सराबोर हैं। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। जम्मू कश्मीर में मुफ्ती मोहम्मद सईद ने संभाला पदभार। बीजेपी पीडीपी का न्यूनतम साझा कार्यक्रम जारी। धारा 370 पर यथास्थिति आफ्सपा की होगी समीक्षा।
दिल्ली गुजरात के बाद आज कई और राज्यों में कांग्रेस में संगठनात्मक बदलाव मुमकिन, युवाओं को मिलेगी तरजीह। ए के एंटनी और श्रीप्रकाश जायसवाल ने किया राहुल गांधी का बचाव। काले धन के खुलासे का मिलेगा आखिरी मौका, वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने कहा समय रहकर ब्यौरा देने वाले बच सकते हैं सजा से। उत्तर भारत में पिछले 36 घंटों से लगातार बारिश, फसलों को भारी नुकसान, स्वाइन फ्लू का भी बढ़ा खतरा। रूस में विपक्षी नेता बोरिस नेमत्सोव की हत्या के खिलाफ प्रदर्शन, अमेरिका समेत कई देशों ने की निंदा, राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की बढ़ी मुश्किलें।